हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल एंड कंडक्टर का। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था कि जो हम लोग का चार्जेस होता है वो क्या होता है, अगर कहीं पर दो चार्ज रखे हुए तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होता है, यानी कि कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स या तो पॉइंट चार्जेस की पढ़ी थी, या फिर हम लोग ने पढ़ा कि अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे कि एक रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है या इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे और फॉर्मूले थे उनको हम लोग ने पढ़ा था। उसी तरीके से आज भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, वर्क डन को समझेंगे, डाइपोल को जानेंगे कि डाइपोल क्या होता है, और डाइपोल कि हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उसके चारों तरफ और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता है। साथ ही साथ कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम लोग के इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी कि हम लोग को ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है ज़्यादा टाइम पे कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, तो कम से कम टाइम पे अगर हम लोग को ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है तो क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा जो डेरिवेशन है उसको छोड़कर और उस पर क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्वेश्चंस कैसे उससे आते हैं, उसको ध्यान करना होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला चीज़। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के पहले हम लोग को जानना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो अगर इससे ये मैं शब्द हटा दूं तो बचेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या आप लोग ने कभी इसके बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा, जब पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। ठीक है, जब पढ़ा होगा ग्रेविटेशन या जब भी ग्रेविटी की बात आती है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई हम लोग के पास ऑब्जेक्ट है और उसको हम लोग ने अर्थ की सरफेस से कुछ h हाइट पर उठा दिया ऐसे, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यानी कि अगर इस जगह पर उसको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो इस एनर्जी से स्टार्ट करेगा फॉल करना, मतलब इतनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और ये बॉल मूव करते हुए नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर बात करी जाए स्प्रिंग मास सिस्टम की, तो अगर कोई एक हम लोग की इस तरीके से कोई स्प्रिंग है और वो एक तरफ से फिक्स्ड है और इधर लगा हुआ है एक इस पे कोई मास, इस तरीके का एम मास का बॉक्स या कह लें कि क्यूब ऐसा कुछ रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो फिर इस पे लगाया जाए इस तरफ से फोर्स, तो होगा क्या कि ये जो स्प्रिंग है हम लोग की उस पे हो जाएगा कंप्रेशन। तो एक तरीके की उस पे स्टोर हो जाएगी एनर्जी, और जैसे ही हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स है, किसकी बात आई, एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो ये वापस इसको पुश बैक कर देगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग के पास क्या बात समझ पे आई, ये बात समझ पे आई कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाकर ऊपर तक ले जाया गया था, तो उस पे जरूरत पड़ी थी हम लोग को किस चीज की, एक एक्सटर्नल फोर्स की। किसकी? एक एक्सटर्नल फोर्स की। और वो एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी, इस केस में अगेंस्ट ग्रेविटी उस एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ा इस चीज को यहां तक लाने में, और वही वर्क स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, इस ये जहां पर ये मास था, सेम चीज हुआ यहां पर कि जो एक्सटर्नल फोर्स था उसको जब अप्लाई किया तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स था, जो कंप्रेशन की वजह से इसको रिपल कर रहा था इस मास को, ये स्प्रिंग, उसके अगेंस्ट हम लोग ने वर्क किया और इस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, जिसकी वजह से वो जो वर्क था वो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये समझ पे आया होगा। अब अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है इसका वो समझते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट अस सपोज कोई एक ऐसा चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज के चारों तरफ इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और फिर कोई दूसरा चार्ज
मूव कराया जा रहा है इनफाइनाइट से, और वहां से उसको मूव कराते हुए ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट पे जब रखा था, ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट था, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट था इस पॉइंट पर, वो कैसा था? 0 था। तो हम लोग ने क्या माना कि ये जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ पर रखा हुआ है, इसको Q नॉट अगर नाम दे दें और ये Q हो जाए, तो ये रखा है हम लोग का, या फिर इसको Q नाम दे देते हैं और इसको Q, कैपिटल Q कुछ भी दे सकते हैं। तो ये Q जो है, अगर इसको यहाँ से इनफाइनाइट से मूव कराकर लाया जाए इस जगह पर, तो होगा क्या? ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन पर आएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन पर आएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे लगने लगेगा रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से क्या होगा? इस तरफ ये रिपल करेगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ फोर्स लगाएगी। तो हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, क्या करें? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, और इसको इस तरफ ऐसे पुश करते चले जाएं और लाकर इस जगह पर रख दे, तो होगा क्या? महसूस करिए कि होगा क्या। ये जो चार्ज है ये यहाँ पर रुका रहेगा कब तक? जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई किया जाएगा, जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है ये यहाँ पर रुका रहेगा। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर एक लगातार फोर्स लगा रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसको कर देगा कैसा? रिपेल कर देगा और बाहर चला जाएगा। ठीक, मतलब कि एक तरीके से अगर हम लोग कहें कि इस पे आ गई है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर, और वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, जैसे कि इस जगह पर या फिर इस जगह पर हो रहा था। क्लियर? तो अब यहां से हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं। तो जो हम लोग का एफ एक्सटर्नल होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस चार्ज पर। जो फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इस चार्ज की वजह से उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है और बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है। दूसरा, अगर हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्क डन इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में। तो जब इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में हम लोग वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। अगर ऐसा हम लोग करा दे तो इसमें यहां पर क्या हो गया कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो हम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला बना वो बनाइए, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस पे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स हो गया हम लोग का एक्सटर्नल और इस तरफ हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। बट अब हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे एक्ट हो रहा होता है इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पर जो एक्ट हो रहा होता है वो होता है माइनस एफ ई, किसके बराबर? एफ एक्सटर्नल के। तो एफ एक्सटर्नल की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई बी टू ए डॉट डी एक्स। और इसको फिर जब हम लोग यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक चार्ज क्यू है और उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है। तो जब इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा कि वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। अब हम कहाँ से ला रहे हैं? बी कहाँ पर है? इनफाइनाइट मान रहे हैं बी को, तो वो हो गया इनफाइनाइट टू ए। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस चार्ज की वजह से है। ठीक है, और ये जो dx है वो है उसका मूवमेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो e है और dx है इन दोनों के बीच का डायरेक्शन चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर और जो मूवमेंट है वो इधर, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग का इसका जो डॉट प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो e और dx cos थीटा निकल के आएगा। ठीक है, और थीटा यहाँ पर है 180 डिग्री, तो वो cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो उस चीज़ को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग का वर्क डन निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग का जो वर्क डन है वो निकल के आया। अब इससे जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है हम लोग की, वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि जो वर्क डन हम लोग का निकल के आया इनफाइनाइट से ए तक मूव कराने में। ठीक है, अभी तक तो बी से ए था, अब बी को मान लिया क्या है कि वो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए वो बराबर होता है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करें ये। ठीक है, और
जो इस यहाँ पर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है हम लोग की, 0 होती है। यू इनफाइनाइट होती है 0। तो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर? इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, इन फॉर्मूले को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और यही चीज जो अभी मैंने बताई वो यहीं पर ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि कोई एक लेट अस सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पर ये कोई पॉइंट है और यहां पर हम लोग के पास बहुत ढेर सारे क्या है ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर रखे हुए हैं चार्ज, जैसे Q1, Q2, Q3 और Q4 ये चार्जेस रखे हुए हैं। अब इन चार्जेस की वजह से अगर हम लोग को बताना है यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा हो Q, तो वो हो जाएगा इसकी वजह से यहाँ पर कितना एनर्जी है, इसकी वजह से कितना है, इसकी वजह से कितना और इसकी वजह से। तो इसकी वजह से अगर U1 हम लोग निकाल रहे हैं और इसको U2, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा टोटल एनर्जी के बराबर। ठीक है, इस सिस्टम की पूरी टोटल एनर्जी ऐसे निकल के आ जाएगी। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये बनता है हम लोग का जो U होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। मतलब ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है, जैसे कि अभी बताया कि यहाँ पर अगर एक कोई चार्ज है Q1 और इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पर कोई लाया जा रहा है Q2 जो कि है इस जगह पर, और ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, R डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी। अगर मैं इसको किसी चीज़ पर फिक्स कर दूँ इस चार्ज को और इस चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए यहाँ तक लाऊं और जैसे ही छोड़ूंगा तो वो इस एनर्जी के साथ इस तरफ यहाँ पर इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी और ये इस तरफ मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की बात तब आती है जब हम लोग के पास कोई एक चार्ज है Q1 और दूसरा कोई चार्ज है Q2। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसको हमने क्या किया, इस Q2 चार्ज को, ये वाला चार्ज को कर दिया फिक्स, इस चार्ज को कर दिया फिक्स्ड। ठीक, और इस चार्ज को, ये जो Q2 चार्ज है, इस चार्ज को यहां से किसी वेलोसिटी से इसको मूव कराया। तो होगा क्या, जब इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करा रहे हैं, ये यहाँ पे स्मॉल u होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए या यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस मान लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल u। ठीक है, तो हाफ mu स्क्वायर। अब यहाँ पर इस चार्ज को हम लोग ने किस वेलोसिटी से यहाँ से इस तरफ मूव कराया, इनिशियल वेलोसिटी u थी, यानी कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें तो निकल के आ गया हाफ mu स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि इस चार्ज, ये जो बॉडी है, चार्ज बॉडी, उसका यहाँ पर मास कितना m है, तो उस केस में क्या होगा, जितनी ये एनर्जी है, अगर इतनी एनर्जी सफिशिएंट है इसको यहाँ तक आने की, तो ये इस जगह तक आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस अब इन दोनों के बीच में बची ये कहलाएगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यानी कि इतनी एनर्जी के साथ ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट से आगे जा नहीं सकता। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाती है वो क्या कहलाती है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मतलब अब समझिए इस पे हो क्या रहा है। जब हमने लेट अस सपोज इस तरीके से कि एक कोई बॉल है, ठीक है, एक कोई बॉल है और उस बॉल को हम लोग ने सामने एक इस तरीके की यहाँ पर रबर सीट है जिसको चारों तरफ से ऐसे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बॉल को जब बहुत तेजी से इस पे फेंका जाएगा तो ये क्या होगा, ये रबर की बॉल ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बॉल आ जाएगी और ये ऐसे कुछ इस तरफ बेंड ऐसे, या कह लीजिए कि एक्सपेंड हो जाएगी इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा और ये बॉल यहाँ तक आ जाएगी और उसके बाद फिर ये वापस चली जाएगी। मतलब हुआ क्या कि इसके पास कुछ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जब इस यहाँ पर ये आके इस जगह पर टकराई इस रबर सीट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। देखिए ये शेप बना हुआ है ना ऐसा,
वो कन्वर्ट हो गई किस पे, पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर ये जो रबर सीट है इस पे इस तरफ इसको फुल पुश करेगा और ये इस तरफ चला जाएगा। यानी कि हम लोग की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा कि ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है जो कि फिक्स्ड है, जो कि कैसा है, फिक्स्ड है, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस चार्ज को इस एनर्जी के साथ भेजा जाएगा तो कुछ सिचुएशन ऐसी ही होगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके की एक रबर सीट है जिसमें कि जो ये चार्ज फेंका गया जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये बॉल, तो बॉल जैसे इस पे गई और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इसने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में और फिर वापस ऐसे आ गई। वैसा ही कुछ होता है यहाँ पर कि जब ये चार्ज इस तरफ इस काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका जाता है तो ये बहुत कोशिश करते 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 यहाँ तक पहुँच पाता है और फिर यहाँ से वापस अपना रास्ता पलट लेता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाती है ये कहलाती है हम लोग की क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा अभी हम लोग ने जो चीज़ देखा उसी को अप्लाई कर देंगे। यानी कि इतनी पूरी की पूरी एनर्जी खर्च हो गई उसको इस जगह तक पहुंचने में, ठीक है, इस जगह तक पहुंचने में। यानी कि अगर बात की जाए कि ये जो चार्ज है वो चार्ज इस डायरेक्शन में जब मूव करते हुए इधर जा रहा है तो ये पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इस चार्ज के इस पॉइंट पर पहुंचकर जो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन करी उसके। ठीक है, तो वो हम लोग का हो जाएगा कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R C। ये R C के बराबर इसको ऐसे कर देंगे तो ये निकल के आ गया हम लोग का। क्लियर, ये चीज़ निकल के आ गई, ये जो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग अगर चाहें तो इसको चेंज करके आरसी ऊपर लाके इसको इधर नीचे लाके और ये हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकल के आ गई। क्लियर, ये आरसी लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है ये सी, और ये जो यू है वो स्मॉल यू है, ये ध्यान दीजिएगा, कैपिटल यू नहीं है। कैपिटल यू हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये स्मॉल यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, और इस जगह पर भी ये स्मॉल यू ही होगा, ये कैपिटल यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अब ये जो था हम लोग का सिचुएशन वो कैसा था कि यहाँ पर जो चार्ज था एक वो था फिक्स्ड, बट अगर वो चार्ज फिक्स ना हो, तो फिर क्या होगा, तो उसमें बनेगा हम लोग का कुछ इस तरीके का केस जहाँ पर कि ये एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, उसका चार्ज लेटर सपोज मान लिया Q2, और ये एक जो पहला चार्ज है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, यहाँ पर भी ये सब स्मॉल u ही है, इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, हाफ m1 u स्क्वायर, अगर इसको मास मान ले m1 और इसका मास मान ले m2। अब यहाँ पर क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, तो ये वाला जो चार्ज है Q1 जब इसके पास पहुंच जाएगा किस डिस्टेंस पे, RC डिस्टेंस पे, तो उस जगह के बाद मतलब ये जो चार्ज होगा वो भी मूव करने लगेगा साथ ही साथ। तो इसमें एक कंबाइंड वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, इस पूरे सिस्टम की एक कंबाइंड वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हम लोग की ये दोनों सिस्टम के टोटल जो सेम वेलोसिटी होगी उसके। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली जो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u स्क्वायर, वो बराबर हो गई हाफ, क्योंकि ये जो पूरा दो चार्जेस का सिस्टम है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, या कह लें कि r डिस्टेंस पे ये है, तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी इस चार्ज की, वो हम लोग के इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे चार्ज को हम लोग कुछ ऐसे लेके आ रहे हैं, तो ये जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो इसके बाद यहाँ से ये दोनों ऐसे इतनी वेलोसिटी के साथ मूव
करने लगेंगे, ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगे। क्लियर? अब साथ में ये मूव तो कर रहे हैं, बट इन पे आपस में कोई पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड है। वो कितनी है? वो है इतनी, के Q1 Q2 अपॉन RC। मतलब कि ये जो हम लोग की इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो दो जगह पर चली गई, एक तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस वजह से इन दोनों को क्या किया गया? बराबर ऐसे लिख दिया गया। क्लियर? और अब यहां पर एक जो है चेंजेस पिछले वाले केस से वो ये है कि अभी तक ये फिक्स्ड था, तो सिर्फ यहां तक आ रहा था, उससे हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे थे और हम लोग का काम बन जा रहा था। बट यहां पर एक नए टर्म का यहां पर जन्म हुआ। वो कौन सा है? फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की, जिस वेलोसिटी के साथ ये दोनों मूव कर रहे हैं। तो वो वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, उसको पता करना है तो हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था वो उतना ही होगा फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? ये वाला चार्ज था, अगर इसको m1 नाम दे दें, ठीक है। m1 m2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी माने, बट चीजें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो इसको ये दे दिया, ठीक। तो इस पे वेलोसिटी कितनी थी शुरुआत में? 0। तो m1 0, ये पूरा 0 हो गया। और उसके बाद इस पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, तो m2 u इक्वल टू, अब ये जो सिस्टम है वो दोनों के दोनों इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐसे सम करके टोटल और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से ये निकल के आ गया v0 का टर्म, और इसको पुट कर देंगे इस जगह पर, तो हम लोग का जो RC है वो निकल के आ जाएगा। तो क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व कर दिया, जो कि रिलेटेड है किससे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से। इसी में एक और केस बनता है, और वो केस ऐसा है कि अभी तक क्या ले रहे थे हम लोग कि चार्ज जैसे यहाँ पर पहले तो लिया कि फिक्स्ड है, दूसरा केस लिया कि फिक्स्ड नहीं है। बट खास बात ये थी कि ये जो चार्ज आ रहा था इधर से वो उस ई लाइन में आ रहा था जिस लाइन पे ऐसे ये रखा हुआ था, मतलब ऐसे ये रखे हुए थे इस तरीके से, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि थर्ड केस में ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये चार्ज इस जगह पर जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। कैसा है? वो फिक्स्ड है। और फिक्स्ड होने के साथ साथ यहां पर ये जो दूसरा चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहां पर ये जो दूसरा चार्ज आ रहा है, इसको अगर नाम दे दें क्या? इस वाले चार्ज को अगर Q1 या Q2 कुछ भी नाम दे दें, और इस वाले चार्ज को यहां पर Q2 ऐसे नाम दे दें। तो यहां से अब क्योंकि ये चार्ज फिक्स्ड है, ये वाला चार्ज कैसा है? फिक्स्ड है। और ये जो चार्ज है वो ऐसे ना आकर वो आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो जब ऐसा आ रहा है, ठीक है, जब ऐसा आ रहा है ये, तो ये इस जगह तक आएगा, और क्योंकि इसके चारों तरफ यहां पर होगी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी? ऐसे चारों तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जब इस जगह पर आएगा तो इस पे लगेगा फोर्स, और ये घूम जाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये वाली जो डिस्टेंस थी, कौन वाली? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी, ये अब कहलाएगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या कहलाएगी? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और इसी जो हम लोग का अरेंजमेंट है उसी में अगर बात की जाए कि ये वाला चार्ज जो आ रहा है और ये वाला जो चार्ज है, इनिशियली अगर बात की जाए कि अगर इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर दी हम लोग ने, तो इन दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितनी डिस्टेंस थी? तो वो हो गई कितनी? d। तो उस केस में अब हम लोग क्या लेंगे? देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही कि अगर इसको इनिशियली u वेलोसिटी से इसको मूव कराया है, तो हाफ m u स्क्वायर वो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। v क्या है यहाँ पर? इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल की, और k Q1 Q2 अपॉन RC, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट की बात हो रही है, और ये जो वेलोसिटी है वो भी इसी पॉइंट की बात हो रही है, v की। तो इस जगह से हम लोग ने क्या किया? ये इक्वेशन निकाल दी। बट अब हमें v चाहिए, ये जो v हम लोग ने यहाँ पे देखा वो चाहिए। तो ये v कैसे निकालेंगे? ये v निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, वो देखो रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे इस लाइन ऑफ एक्शन से, ठीक है। ये जो दो लाइन ऑफ एक्शन है इसके, उनके बीच में ऐसे डिस्टेंस d है। तो
तो जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा इसकी वेलोसिटी u, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें एंगुलर मोमेंटम, तो डिस्टेंस ऐसी परपेंडिकुलर वाली कितनी है, वो है d। तो MUD या MDU ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जब वो पार्टिकल इस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी वेलोसिटी थी v, और यहां से इसके बीच की जो डिस्टेंस थी यहाँ पे 90 डिग्री मानेंगे, तभी ये होगा कि इस कर्व से यहाँ पर ये से 90 डिग्री बन रहा है, तभी ये यहाँ पर इसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, तो इस वजह से ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी और इसके, तो ये बन जाएगा MVRC। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, v निकाल लेंगे और v निकाल कर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का RC। तो इसको निकाल कर देखिएगा, ये निकालना आसान है। या फिर हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग v निकालें और इस पे पुट कर दें, तो वहाँ से बात बन जाएगी। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि जो हम लोग का एक कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के चारों तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर कोई दूसरा चार्ज उसमें आता है तो उस जो बाहर से चार्ज लाया गया है, जो कि इनफाइनाइट से ऐसे लाया गया है, तो उसमें स्टोर हो जाती है एक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग के पास जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को निकालने की, उसके लिए चाहिए होते हैं दो चार्ज। एक चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और दूसरा चार्ज जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जा रहा हो। ठीक है, जो कि दूसरा जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहां पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ एक चार्ज की। ठीक है, क्या करते हैं, एक चार्ज की बात करते हैं ऐसे, और कहते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस जगह पर कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से इस जगह पर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन होता है। तो ये पोटेंशियल यहाँ पर डिफाइंड कैसे होता है, हम लोग निकालते हैं बिल्कुल वैसा ही है कि अगर इस जगह पर कोई एक चार्ज Q2 लाया जाए, ठीक है, इस जगह पर कोई चार्ज Q2 लाया जाए इनफाइनाइट से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो यहाँ पे जो बना है वो बन गया Q1 Q2 अपॉन R। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्जेस के सिस्टम की। बट अब अगर हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग देखना चाहें कि Q3 रख कर देखें कि उस पर क्या एनर्जी बनेगी, तो Q3 को तब रखेंगे जब इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा U अपॉन Q2। तो यहाँ इस तरफ बच जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। तो जब यहां से चेक करते हैं हम लोग कि यूनिट चार्ज को मूव जब हम लोग ने कराया इनफाइनाइट से यहां तक, एक यूनिट चार्ज को हम लोग जब मूव कराते हैं इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, उसके मूवमेंट के लिए हम लोग को जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वो यहाँ पर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोटेंशियल की तरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह स्टोर हो जाता है। ये होते हैं हम लोग की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है, और ये रिलेशन अब आप समझ सकते हैं कि क्या निकल कर आएगा। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर निकल के आ गया अगर हम लोग के पास पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा जाए, तीसरा चार्ज रखा जाए, चौथा किसी भी तरीके का चार्ज रखा जाए, तो सिंपली हम लोग को अगर ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस सिस्टम की, तो वो हो जाएगी U बराबर Q इंटू V। क्या हो जाएगी, Q इंटू V। यहाँ पर ये V ये वाला नहीं, ये वाला होगा, और ये इस तरफ क्या है, U है। U जहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, और ये जो है वो पोटेंशियल है। क्या है, ये पोटेंशियल है, इसको सिर्फ पोटेंशियल कहते हैं। बात क्लियर हुई। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसलिए हम लोग यूज करते हैं और इसका बहुत आगे यूज होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो फॉर्मूले उनको देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉइंट पर हम लोग को पोटेंशियल पता चल जाए, क्या पता चल जाए, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता चल जाए,
तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग को, देखिए हम लोग पढ़ के पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के आए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग को किसी चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ पता है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। बात क्लियर? इसको देखिए, इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर मैं ये माइनस चार्ज की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि जैसे जैसे इस चार्ज से हम लोग दूर जाते जाएंगे तो वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बढ़ रही। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बढ़ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इस चार्ज की वजह से जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे जाते जाएं तो उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। बात क्लियर हुई? ये मीनिंग होता है इस इक्वेशन का। आपको याद होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक चार्ज की वजह से अगर हम लोग निकालते हैं तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अगर यहाँ पे 1 माना है तो Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल हम लोग का निकल के आ जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। क्या निकल के आ जाएगा, Q1 अपॉन R। यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बना वो ये बना कि देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ये तो हम लोग का ये इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है, डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वो सिंपलेस्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने कितने डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं उस चार्ज से, उसका मल्टीप्लाई करा दिया तो हम लोग का उस जगह पर निकल के आएगा, पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। तो ये तो जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हम लोग के पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जो कि फंक्शन होगा आर का, तो हम लोग को इस तरीके वाले जो फॉर्मूले होते हैं यानी कि कैलकुलस से रिलेटेड, जहाँ पर ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म और ये इंटीग्रल फॉर्म, इनका यूज़ करना होता है। क्लियर? फिर ये हम लोग का हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर कोई एक चार्ज Q है और उससे हम लोग R डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हो जाएगा हम लोग का पोटेंशियल का फॉर्मूला उस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से। इसमें एक और प्रॉपर्टी होल्ड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और वो होती है कि अगर यहाँ पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल और जो चार्जेस रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं Q1, दूसरा चार्ज रखा है Q2, फिर रखा हुआ है Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरीके से करते करते अप टू n चार्जेस रखे हुए हैं। तो उस केस पर जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा इन सारे चार्जेस की वजह से, तो इंडिविजुअली हम लोग निकाल लेंगे हर एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल। जैसे कि अगर इसकी डिस्टेंस R1 मान लें, इसकी मान लें R2, इसी तरीके से करते यहाँ पर ही रखा हुआ है तो ये R3, फिर R4, R5 इस तरह करते करते तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, अगर इसका V1 निकल के आया, इसका V2, इसका V3, तो सबको हम लोग ऐसे एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा निगेटिव चार्ज होगा तो उसका निगेटिव पोटेंशियल बनेगा और ये यहाँ पर उसकी वैल्यू -1 निकल के आएगी। उसको हम लोग सबको आपस में सम कर देंगे, इंक्लूडिंग हम साइन का इस्तेमाल करते हुए उसको करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो कि हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाननी थी और याद रखनी है। अब इसमें जो आगे हम लोग का आता है कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो किसी चार्ज रिंग की वजह से तो कैसे निकालेंगे। याद करिए चार्ज रिंग क्या होती है। ठीक है, तो कुछ याद आया कि चार्ज रिंग क्या होती है। तो यहां पर जो चार्ज रिंग हम लोग को लेनी है वो कैसी हो सकती है, चार्ज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, दोनों तरीके की। दोनों तरीके के केस में अगर हम लोग बात करें कि एक हम लोग की ऐसे रिंग है, अभी ये चार्ज्ड है, कैसी चार्ज्ड है अभी पता नहीं। ठीक है, कैसी चार्ज्ड है अभी पता नहीं, बट इस पूरी जो रिंग है, इस पूरी रिंग के जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है अगर। ठीक है, अब अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, अगर ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो होगा क्या कि इस पे
हर जगह ये पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज। यानी कि अगर मैं कंसिडर कर लूँ यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसा ऐसा होगा, तो अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर किसी पॉइंट पर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है तो सारे चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकाल लेते हैं और उनको सम कर देते हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकल कर आ जाता है। तो जब इसको हम लोग हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे, तो लेट अस सपोज अगर V1 है तो वो निकल के आ जाएगा K, और K यहाँ पर 1/4πε0 है। तो इसके लिए अभी मैं K लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो, और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो है R, तो K Q1/R हो जाएगा। इस तरह करते हुए K Q2/R हो जाएगा, फिर K Q3/R हो जाएगा। और फिर जब इनका हम लोग डॉट डॉट करके जितने भी चार्जेस हम लोग कंसीडर कर पा रहे हैं उन सबको अगर हम जब सम करें तो K/R ये आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा Q1 + Q2 + Q3 डॉट 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 अप टू Qn। और ये जो पूरा का पूरा वो क्या है, Q के बराबर ही तो होगा, तो K Q/R निकल के आ जाएगा अंदर जो हम लोग का टोटल पोटेंशियल होगा। बात क्लियर, बात समझ पे आई? इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग के पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यानी कि एक कोई मेटेलिक रिंग है, उसमें चार्जेस हम लोग ने डाले तो उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। या फिर यहाँ पर कोई जो हम लोग की रिंग है वो नॉन मेटेलिक हो, बट उस पे जो चार्जेस रखे गए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब भी इतना पोटेंशियल होगा। और अगर हम लोग के पास नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यानी कि इंसुलेटेड मटेरियल की रिंग है और उस पर चार्ज यहाँ पर रखा है या यहाँ पर रखा है, फिर यहाँ पर, ऐसे 3 ही चार्ज रखे हैं, बट टोटल चार्ज हम लोग का Q है, तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, उसका ही हम सम करेंगे। तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग का ये पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। तो ये जो अभी मैंने केसेस बताए इन सब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये एक तरीके से ये मान के चलिए ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन भले ही ऐसा क्वेश्चन करके नहीं लिखा हो, बट इन्हीं चीज का यूज करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन से ही चीजें निकाली गई हैं कि ये भी जानना जरूरी है। तो अब बात आती है कि हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो चार्ज रिंग्स की वजह से, कहां पर, ऑन द एक्सिस, तो ऑन द एक्सिस पे जो हम लोग का निकल के आएगा वो निकल कर आएगा कि जैसे यहां पर एक रिंग है, ठीक है, और उस रिंग का रेडियस R है। कितना है उस रिंग का रेडियस R, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो है Q, ठीक है, क्लियर। तो इसकी वजह से इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, देखिए अभी अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इस डिस्टेंस को मान लूं कि x है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये हाइपोटेनस फॉर्म हो रही, तो ये हो जाएगा √x² + r²। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर इस टोटल चार्ज को हम लोग ये कंसीडर कर लें कि यहाँ पे छोटे छोटे खूब ढेर सारे चार्जेस हैं, तो हर एक चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा रिंग फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ उस जगह से यहाँ P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो हर के लिए 1 होगी। तो जब इस तरीके से हम लोग रखेंगे इसको, तो फाइनली हम लोग का जो टोटल चार्ज है वो यहाँ पे सम अप हो जाएगा और टोटल चार्ज के बराबर ही आ जाएगा। तो फिर ये हम लोग का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जब हम लोग को फाइंड करना हो चार्ज रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल। फिर अब बात आती है कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसी चार्ज रॉड की वजह से, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज रॉड की वजह से हम लोग ने कई केसेस देखे थे, जिसमें से सबसे पहला केस था कि कोई एक ऐसा रॉड है हम लोग का, और उस रॉड की वजह से एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकालना था, और इसकी लेंथ L थी, इस तरीके से था। उसके बाद ये भी देखा था कि अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ की हो, कैसी हो, इनफाइनाइट लेंथ की हो, तो फिर क्या यहाँ पर होगा वो हम लोग ऐसे निकाल रहे थे। बिल्कुल, बात यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग ने इस जगह पर चार्ज रॉड को ये कंसीडर कर लिया कि वो इनफाइनाइट लेंथ की है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग लें, कंसीडर करें और ये मान लें कि ये जो रॉड है पूरा का पूरा वो कैसा है, एक इनफाइनाइट साइज का है, तो होगा क्या, क्योंकि हम लोग का जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइंड है, और इनफाइनाइट में हम लोग का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो उसकी वजह से हम लोग के कैलकुलेशन में एक एम्बिग्युइटी जनरेट होगी,
और हम लोग उस जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी कैलकुलेट करने जाएंगे तो आर हम लोग को कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, आर कोई ना कोई डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो कभी भी हम लोग इनफाइनाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, कोई भी आप नंबर सोच लीजिए, उसके अगला जो पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट है। बात क्लियर हुई? तो जैसे ही आपने उसको फाइनाइट किया तो इनफाइनाइट वाला केस हट गया, और इनफाइनाइट में हम लोग का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होगा। हेलो तपस, हाउ आर यू? कैसी चल रही पढ़ाई? और यहां पर अब देखें इस जगह पर कि हम लोग के पास जो भी हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वो सब कैसे फाइंड करने हैं। एक फाइनाइट साइज्ड रॉड या सीट या फिर स्फीयर, सब फाइनाइट साइज के लिए ही होगा। रीजन बिहाइंड इट वो आपको समझ पे आ गया होगा क्यों ऐसा ले रहे हैं। फिर भी अगर नहीं समझ पे आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो चीज़ रिपीट कर दूंगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि अगर एक चार्ज रॉड हम लोग ने कंसीडर करी तो उसके एक्सियल पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल होगी वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए जो हम लोग के पास तरीका वो ये है कि सबसे पहले आप कंसीडर करिए एक ऐसा रॉड, उस रॉड के एक्सिस पे हम लोग को उस जो रॉड है उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम लोग को कंसीडर करना है क्या, एक पॉइंट, और उस पॉइंट पर हम लोग को फाइंड करना है पोटेंशियल। तो इस जगह पर सबसे पहले आप कंसीडर करिए, लेट अस सपोज कि इस जगह पर हम लोग ने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम दे दीजिए P, और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली R। क्या मान ली? R। क्लियर? और ये जो पूरा का पूरा रॉड है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है L। ठीक, इस तरीके से टोटल जो इसकी लेंथ हो गई वो हो गई L। अब इस L लेंथ की रॉड पर अगर इसको माना जाए कि ये पूरा का पूरा ऐसे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहां से इस पे हम लोग एक कंसीडर करेंगे छोटा सा ऐसे यूनिट ऐसे, ठीक है, और यहां पर इसको मानेंगे कि ये dx लेंथ की है। ठीक है, बात समझ पे आई? और इस dx पे जो चार्ज होगा उसको मानेंगे dq, और उस dq चार्ज की वजह से यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग की डिस्टेंस बनी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस बनी उसको मान लेंगे x, उस पे कितना होगा पोटेंशियल वो हम लोग निकाल लेंगे। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है तो जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं उन सब की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए और सबको सम अप कर दीजिए, अलजेब्रिक सम ले लीजिए, यानी कि प्लस माइनस का ध्यान देते हुए सबको सम ले लीजिए। तो सेम चीज यहां पर लगाएंगे, बट क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा रॉड है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो इसकी वजह से कितना यहां पर चार्ज होगा वो निकाल लेंगे। तो अगर इस पूरी बॉडी में टोटल चार्ज है Q, कितना है टोटल चार्ज? अगर इस पे टोटल चार्ज अगर Q है, थैंक्स दीपक, अगर आपको और एक्सप्लेनेशन इस पे चाहिए हो क्या है तो आप बताइए, मैं इस पे और एक्सप्लेन आपको कर सकता हूं, जहां पर कोई भी पॉइंट आपको अगर समझ पे नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहां पर इस जगह पर क्या है कि ये जो चार्ज है वो टोटल चार्ज है Q। तो टोटल चार्ज इस रॉड में है अगर Q, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये पूरे रॉड में छोटे छोटे dq चार्ज ऐसे हम लोग के बने हुए हैं। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर यहाँ जो एलिमेंट है dx लेंथ का, उसको हम लोग ने चार्ज फाइंड करना है, क्योंकि मान रहे हैं कि उतनी ही विड्थ पर dq चार्ज है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग सबसे पहले इसकी चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। तो उसको निकाला जा सकता है कुछ ऐसा कि जो टोटल चार्ज है उसको डिवाइड कर दीजिए L से, तो ये निकल के आ गई चार्ज डेंसिटी। अब इस डेंसिटी पे जब हम किसी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी लेंथ में कितना चार्ज है वो निकल के आ जाएगा। ये तो चार्ज निकल के आ गया कि पर यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज है वो। अब इसी में जितने लेंथ पे भी हम लोग को चार्ज फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब dx लेंथ पे हम लोग को चार्ज फाइंड करना है तो वो हो जाएगा लेमडा इंटू dx। यहाँ पे हम लोग को dx लेंथ पर चार्ज फाइंड करना है तो यहाँ पर आएगा चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा ये लेमडा, और ये आ जाएगा ऐसे dx। तो ये बन गया हम लोग का चार्ज। अब सिंपली इसको हम लोग पुट कर देंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल फाइंड करने का, उसको दे देंगे dv, क्योंकि dx विड्थ के उस पर हम लोग चार्ज कंसीडर कर रहे हैं उसकी वजह से पोटेंशियल, तो उसको भी dv नाम देंगे। तो ये निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस जगह पर आ जाएगा ये
जो चार्ज होता है, चार्ज की जगह पर आ जाएगा क्या, डी क्यू, और डी क्यू कितना है हम लोग का, लैम्डा डी एक्स। तो यहाँ पर इसको हम लोग जैसे अगर डी क्यू पहले लिखें और इस जगह से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है उसको पुट कर दें, तो यहाँ से जहाँ जब हम लोग डिस्टेंस पुट करेंगे तो वो हो जाएगी x। तो ये तो बन गया इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल। अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने की वजह से हम लोग के पास निकल कर आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस जगह से इस जगह तक, तो हम लोग के पास निकल कर आ जाएगा टोटल कि कितना पोटेंशियल होगा इस पूरी रॉड की वजह से। तो सिंपली यहां पर हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन, जैसे कि ये निकल के आ गया हम लोग के पास। तो ये यहां पर ये Q लिखा हुआ है, ये ठीक है, Q बाई एल, ये 1 यहाँ पर नहीं है, ऐसा कुछ 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, बट अब 1 हम लोग को कोई मल्टीप्लाई भी अगर कर दे तो कोई उस पर फर्क नहीं आएगा, तो 1 अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो ये डी क्यू ऐसे है, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है, ये डी क्यू निकल के आया, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और ये डी एक्स हो गया, और इसे डी वी इज इक्वल टू निकल के आएगा के डी क्यू बाई एक्स, और ये हो गया के, और ये जो डी क्यू था वो किसके बराबर था, क्यू बाई एल डी एक्स के। तो क्यू बाई एल डी एक्स और नीचे एक्स है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट से लेके आर से लेके आर प्लस एल, क्योंकि एक्स जो वेरी कर रहा है वो हम लोग का इसके अकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये वाली चीज जब इस जगह पर होगी तो एक्स किसके बराबर होगा, आर के, और जब ये वाली चीज ये एलिमेंट इस जगह पर होगा तो इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, आर प्लस एल, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर से आर प्लस एल तक, तो के क्यू डी एक्स अपॉन एल, और यहां पर हो गया एक्स, और ये हो गया, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये निकल के आ गया ये, और लिमिट पुट करने पे ये निकल कर हम लोग के पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब इसमें क्या है कि रॉड अगर हम लोग की ऐसी है और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, रॉड कंसीडर करी और रॉड का एक्सिस है इधर, तो इक्वेटोरियल जो प्लेन होगा वो होगा इस तरफ। तो इस जगह पर जब हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस पूरी रॉड की अगर लेंथ हो गई यहां से यहां तक L, तो यहां पर कंसीडर कर लेंगे एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट, और इस पॉइंट को इस सेंटर से अगर डिस्टेंस मान ली कि R है, कितनी है, R, तो फिर वही पूरा हम लोग करेंगे कि इसको dx मानेंगे, और इसकी वजह से इस जगह पर कितना है वो हम लोग देखेंगे, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x। तो ये जो इधर बनेगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बना। इसको अब हम लोग इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और उसको वेरी कराएंगे। हम इसकी जो लिमिट है x की वो ले सकते हैं माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। कैसे, अगर टोटल लेंथ l है और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो हो जाएगा एल बाई टू, और इसको अगर यहाँ पर हम लोग जीरो मान ले तो ये हो जाएगा माइनस एल बाई टू, और इधर हो जाएगा प्लस एल बाई टू, क्योंकि जब L बाई टू में माइनस करेंगे माइनस एल बाई टू तो ये बन जाएगा L, ठीक है। टोटल लेंथ हम लोग की ऐसे बन जाएगी, क्लियर। तो उसका जब हम लोग इस्तेमाल करके निकालेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकल कर आता है वो निकल के आता है के क्यू अपॉन एल, और ये जो के है यहाँ पर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, के क्यू अपॉन एल, और एल एन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये प्लस एल है, ठीक है। यहाँ से ये इतना अंडर रूट में है और इधर प्लस एल, और इधर ये इतना अंडर रूट में माइनस एल, क्लियर। तो जब इस पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर जो भी हम लोग को डिस्टेंस दी हो, जैसे आर दी हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कितना उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे देखते हैं कि जब हम लोग को फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को फाइंड करना है चार्ज्ड डिस्क की वजह से, तो उस केस में इसको कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। एक चार्ज अगर डिस्क है हम लोग के पास ऐसे, तो डिस्क कैसी होती है, डिस्क होती है कुछ ऐसी। तो हम लोग कहां पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे कि अगर हम लोग के पास एक चार्ज्ड डिस्क हो, ठीक है, तो इस चार्ज्ड डिस्क में अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है कि इसके सामने यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर वो चीज़ हम लोग को फाइंड करनी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसके देखें कि इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए अगर एक रिंग कंसीडर कर लिया जाए, क्या कंसीडर कर ली जाए, रिंग,
ठीक है। तो इस रिंग की वजह से अगर हम लोग देखें कि यहाँ से ऐसे कितना पोटेंशियल है, तो वो हो जाएगा हम लोग को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ से ये जो रिंग है, रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होता है ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो जब इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो निकल के आएगा कुछ इतना कि V नॉट इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और ये होगा पोटेंशियल हम लोग के इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर। अब अगर हम लोग को इस जगह पर फाइंड करना है कि जो कि पोटेंशियल है इस P पॉइंट पर, तो उसके लिए कंसीडर करेंगे हम लोग ऐसी ये जो एक रिंग है और उस रिंग की वजह से यहाँ पर कितनी पोटेंशियल है वो फाइंड करेंगे और इस रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे। R जो है हम लोग का वो इस तरीके से 0 to R ऐसे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग के पास जो है वो पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकल के आ जाएगा। या फिर इसको अगर हम लोग करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये कंसीडर किया जाए कि ये जो चार्ज डिस्क है उस पर हम लोग ने ये जो एलिमेंट कंसीडर किया है ऐसा रिंग, उसकी वजह से इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम लोग की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पे जो हम लोग की डिस्क है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो इतना, तो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। तो जब इस तरीके से हम लोग के पास ये निकल के आएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि वही हम लोग का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि V इज इक्वल टू इस जगह पर माइनस इनफाइनाइट टू। और अगर हम लोग इसको देखें, अगर मान लीजिए P पॉइंट पर हम लोग को फाइंड नहीं करना, ठीक है, हम लोग को P पॉइंट पर फाइंड नहीं करना, हम लोग को इसके सेंटर पे ही फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू 0 कर सकते हैं। अगर P पॉइंट पे करना है तो हम लोग P कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर 0 पे कंसीडर करना है तो इनफाइनाइट टू 0 करेंगे और यहाँ पर हम लोग का E डॉट dx ऐसे करके इसको पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो वो भी हम लोग का इतना ही निकल के आएगा। अगर हम लोग सेंटर की बात करें कि सेंटर पे कितना निकल के आ रहा है, P पॉइंट पे निकलना है तो यहाँ पर जो P की डिस्टेंस होगी वो रख देंगे, वो उससे निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज़ का है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डिस्क का। इस डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ये। तो हम लोग उसको जब इस पे रख के इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग बिना रिंग को कंसीडर किए इस जगह पर इसको फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले इस पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल एंड कंडक्टर, ये यहाँ पर ऐसा है। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, उसके पहले जाना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो जाना था। अब बात आ जाती है हम लोग के पास पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सबसे पहले क्या जाना, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल, फिर आ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, ये R स्क्वायर नहीं R, ठीक है, ये Q1 और ये Q2 और यहां से यहां तक इनके बीच की डिस्टेंस है ये R। अब अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल की, तो किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा और वो हो जाएगा किसी पॉइंट P पर जो कि जो चार्ज है उससे डिस्टेंस R डिस्टेंस पे है, तो वो हो जाएगा Q अपॉन R। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि किसी दो पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उनका डिफरेंस, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट मान लिया कि A है और दूसरा पॉइंट मान लिया B है, तो फिर हम लोग को फाइंड करना है कि जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट के बीच में कितना है। तो VB माइनस VA करेंगे तो वो हम लोग का निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से, जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करके निकालेंगे माइनस A टू B। क्लियर। इस तरीके से जो निकालते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग के पास कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q, उस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जगह से इस जगह का हम लोग पोटेंशियल निकाल लें और इसका और उसका निकाल लें, ये जो पॉइंट B है उसका और उसका पॉइंट निकाल लें, और हम लोग VB माइनस VA कर दें। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हम लोग को पता चल जाएगा।
क्लियर? तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर फाइंड करते हैं। बात समझ पे आई? अगर हम लोग के पास इस तरीके से हो जहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी का फंक्शन हो, आर का फंक्शन हो, तो उस केस में हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास एक इंटीग्रेशन का यूज़ करके फॉर्मूला। और अगर हम लोग डायरेक्ट भी निकालना चाहें कि दो पॉइंट पर हम लोग को पोटेंशियल दिया हुआ है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सिंपली हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या होता है? अंतर। तो वी बी माइनस वी ए कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, अब आती है हम लोग के पास बात इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं उसके लिए आप और एक बार समझिए पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर एक चार्ज है जो कि है जिसपे है चार्ज Q, और उससे यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट A और दूसरा पॉइंट है B, जो कि है इधर ये R डिस्टेंस पे और ये R डिस्टेंस पे। ठीक है, ये दो चार्ज हैं R डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट A पर कितना पोटेंशियल होगा? अगर उसको लिख दूं मैं VA तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। और अगर VB पे अगर मैं पूछूं कि कितना होगा तो वो हो जाएगा VB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। क्लियर? ये चीजें यहां पर हो जाएंगी। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो होगा क्या? अगर मैं कह दूं कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल पता चल गया। अब इन पोटेंशियल का हम लोग ले लेंगे डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, ठीक है, VBA अगर हम लोग ले लें पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। तो देखिए VB कितना है? इतना, और VA कितना है? इतना, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। तो इसी तरीके से अगर मैं और पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लूं, ठीक है, क्या करूं? यहां पर और पॉइंट कंसीडर कर लूं जो कि हैं सभी के सभी R डिस्टेंस पे। क्या है? सभी के सभी ऐसे R डिस्टेंस पर ही हैं। ठीक है, इस चार्ज Q से। तो वहां पर किसी भी दो पॉइंट को जब हम लोग चूज करेंगे और उनके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो निकल कर आएगा 0 के बराबर। अब क्योंकि वो जो सारे के सारे चार्जेस हैं वो इस वो सारे के सारे जो पॉइंट हैं, चार्ज नहीं, वो सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो इस चार्ज के चारों तरफ है। वो इस चार्ज के क्या है? चारों तरफ है। तो एक ऐसा स्फीयर सा फॉर्म हो जाएगा इस चार्ज के चारों तरफ। इस चार्ज के चारों तरफ उन पॉइंट्स की वजह से एक स्फीयर जैसा फॉर्म हो जाएगा, और वो सारे पॉइंट से मिलाकर जो एक सरफेस फॉर्म होगी उसको हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो जो हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऐसी सरफेसेस जिनमें कोई भी दो पॉइंट कंसीडर किया जाए और वहां पर उन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल हो, चार्जेस कैसे भी बाहर हो, सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट जो हो चार्जेस का वो कैसा भी हो, ठीक है, मतलब इस तरफ जो चार्जेस रखे हो कैसे भी हो, बट इन दो पॉइंट में अगर पोटेंशियल हम लोग का सेम है उस पूरी सरफेस में, ठीक है, मतलब किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर कर लो और उनमें हम लोग देखें कि सभी में जो पोटेंशियल है वो कैसा है? सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 निकल के आएगा। तो पोटेंशियल सेम, तो वो कहलाया इक्विपोटेंशियल। और हम लोग देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल जब सेम होगा तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की एक जो डिफिनीशन फॉर्म हुई वो ये हुई कि ऐसी सरफेस जिनमें हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस लीजिए तो वो निकल के आएगा 0 के बराबर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से अगर हम लोग देखें तो वो होना चाहिए 0, और बाकी किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम। ठीक, बात क्लियर हुई? तो वो होता है हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए, अगर इस चार्ज के चारों तरफ मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो सिर्फ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगी, इसके चारों तरफ बहुत ढेर सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती हैं। जैसे कि दूसरा अगर मैं डिस्टेंस कंसीडर कर लूं जो कि हो यहां से L डिस्टेंस पे,
तो एल रेडियस या कैपिटल आर रेडियस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर वो एक मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ जो कि आर है, तो उस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो मिलकर फॉर्म करेंगे एक पोटेंशियल। ठीक है, वो एक फॉर्म करेंगे पोटेंशियल जो कि होगा हर जगह सेम, उससे फॉर्म होगा हम लोग का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरीके से एक चार्ज के अराउंड बहुत ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर्म हो सकते हैं। बात क्लियर हुई? और एक चीज कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड, एक सिंगल चार्ज की वजह से। तो क्या देख रहे हैं कि अगर यहां पर हम लोग देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर इसको एक ऐसा माने सरफेस और यहां पर एक ड्रॉ करें ऐसे टेंजेंट, तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोग की जो होती हैं वो ऐसे भी डिफाइंड होती हैं कि जहां पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो कोई एक ऐसी सरफेस है जहां पर अलोंग द सरफेस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ना होगा और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो वो कैसा कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग का कहलाएगा। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इस पे, और क्या आता है हम लोग के पास कि जो हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता ही है, बट अगर इस पे कोई ये कह दे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे अगर किसी दूसरे चार्ज को मूव कराया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है जीरो। अब देखिए ये जो चार्ज मैं कंसीडर कर रहा हूं वो ये वाला चार्ज नहीं है। खुद के चार्ज का खुद का पोटेंशियल खुद में नहीं हो सकता, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी खुद में नहीं हो सकती। तो ये चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जगह पर हम लोग पोटेंशियल देख सकते हैं, बट खुद की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी या खुद इसने वर्क डन नहीं किया होगा। तो उसके लिए क्या हम लोग देख रहे हैं, यहां पर ये जो Q है अगर इसको Q1 नाम दे दें, तो अगर Q1 को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराया जाए तो क्योंकि यहां और यहां पोटेंशियल कैसा है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा की वजह से जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो जो वर्क डन निकल के आएगा वो निकल के आएगा जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब हम लोग मूव कराते हैं किसी चार्ज को तो वहां पर वर्क डन कितना होता है हम लोग का, जीरो। तो इस तरीके से भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डिफाइंड है कि ऐसी सरफेस जब हम लोग किसी चार्ज को उस पर मूव कराएं और कोई भी वर्क ना करना पड़े या फिर जीरो वर्क करना पड़े, तो वैसी सरफेस हम लोग की क्या कहलाएंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगी। क्लियर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। देखिए जैसे हम लोग के पास कोई एक यहाँ पर ये ऐसा आएगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं ये कि मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर इस जगह पर ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो ये इसका वेक्टर वाला हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है हम लोग के पास। देखिए अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता। ये पता है कि चार्ज है और उस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल है, या फिर ये कह ले कि हम लोग को पोटेंशियल के बारे में ही पता है और उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब कि ये कह रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्जेस रखे हुए हैं, सब हैं, बट ये नहीं बताया गया कि वहां पर है कितनी उसकी वैल्यू। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है किसी पोटेंशियल का जो जैसे फंक्शन के फॉर्म पे दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, जैसे कि ये जो ये पोटेंशियल है वो दिया हो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो उस केस में हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो वो निकल के आता है हम लोग का, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हम लोग का क्या होगा, एक फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। तो एक बात और, ये जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो ये पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वेक्टर क्वांटिटी।
तो इस स्केलर से हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट का। किसका आता है? ग्रेडियंट का। इसको कहते हैं नेबुला, इस साइन को, जैसे उल्टा ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं नेबुला। और इसका जो यहां पर मीनिंग है वो ये है, ये होता है ऐसा, और ये बराबर होता है हम लोग का डेवर बाई डेवर एक्स आई प्लस डेवर बाई डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर बाई डेवर जेड के कैप। ठीक है, यहां पर ये लग के ये माइनस आएगा और यहां पर ये सारे कैप हैं। क्लियर? तो जब सॉरी, हम लोग को सिर्फ यहां पे डेल वी की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस नहीं आएगा, बाकी यहां पे वेक्टर तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये अब ये जो है, ये चीज वो डिफाइंड है ऐसे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग के पास ये दिया रहता है इस चीज का फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग पुट करते हैं ऐसे, और यहां पर ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो साइन होता है डेवर बाई डेवर एक्स का, ये होता है ये वाला साइन, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो अगर कुछ इस तरीके का फंक्शन है, जैसे कि 6xyz, ठीक है, ये कुछ पोटेंशियल का हम लोग का फंक्शन है, लेट अस सपोज v इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो कुछ ऐसे फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लोग का हो जाएगा ये और माइनस, और यहां पर फिर जाएगा डेवर बाई डेवर एक्स, और ये जो v है वो हो जाएगा 6xyz आई कैप प्लस डेवर बाई डेवर वाई, और यहां पर हो जाएगा 6xyz जे कैप प्लस डेवर बाई डेवर जेड, और ये 6yz के कैप। मतलब ये जो v है उसको तीनों में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब इसका अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि जब इसको यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z भले ही वेरिएबल है, बट उनको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहां पर उनको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो ये यहां पर बन जाएगा कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ये हो गया माइनस, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आ गया 6yz, और यहां पर ये आ गया ये। फिर उसके बाद आगे जो बनेगा, क्योंकि यहां पर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x y और z, सॉरी 6x और z ये कंसीडर होंगे कांस्टेंट की तरह, तो बचेगा यहां पर 6x और z, और ये निकल के आ जाएगा जे कैप, क्योंकि y डिफरेंशिएट हो जाएगा इससे, तो 1 बार पे यहाँ पर ये इस पे पावर 0 आ जाएगी डिफरेंशिएट होके। फिर उसके बाद यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 6xy और ये k कैप। तो ये हम लोग का फंक्शन निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस तरीके से अगर हम लोग के पास फंक्शन दिया हो पोटेंशियल का, उससे हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम लोग को दिया हो किसी पॉइंट पर, अगर मैं अभी इसका अगर वेक्टर नोटेशन ऐसे हटा दूं, और किसी पॉइंट पर हम लोग को दिया हो कि जो v है, v फंक्शन है लेट अस सपोज 3r², कुछ इस तरीके का हम लोग का फंक्शन है। फिर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यूज करेंगे ये माइनस dv बाई dr, और यहां पर लगेगा जब हम लोग का वेक्टर नोटेशन, तो यहां पर हम लोग को उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी, जो कि निकल के आएगा इस r वेक्टर का हम लोग का डायरेक्शन। ठीक है, वो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं इस यूनिट वेक्टर की। तो इस तरीके से ये चीजें निकल के आती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो एक्चुअली अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जाए तो ये होता है एक अरेंजमेंट जो कि हम लोग को डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखने को मिल सकता है, भले ही आपने ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, बट ये मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा नमक, बिल्कुल सुना होगा, खाया भी होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं NaCl। ठीक, तो NaCl को जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जब NaCl को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक पोलर, क्योंकि हम लोग का कंपाउंड होता है, तो ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक है, तो जब ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, क्योंकि इनमें जो चार्ज है वो कैसा है, सेम नेचर का है, सॉरी
सेम वैल्यू का है, डिफरेंट नेचर का है, अपोजिट नेचर का है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जब कुछ डिस्टेंस पर ऐसे रखा होता है तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये बना हुआ है दो सबसे, एक बना है पोल और डाई। पोल का मतलब होता है ऐसा किसी चीज का सेपरेट ऐसे हो जाना, अलग अलग ऐसे हो जाना। जैसे कि अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो अर्थ होता है और इस पे ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ, यानी कि यहां पर हम लोग दो अलग जस्ट अपोजिट नेचर वाले चीज़ों की बात कर रहे हैं कि एक की डायरेक्शन अगर देखें तो इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। तो जस्ट अपोजिट नेचर वाले, जैसे कि किसी टॉपिक को लेकर या किसी चीज़ को लेकर किसी दो लोग के बीच में अलग अलग उनके जो मत हैं वो हो सकते हैं। मतलब वो कोई कहेगा कि एक वो जो चीज़ है वो अच्छी है, दूसरा कहेगा कि नहीं वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। एक तो उनका जो है वो क्या है कि अच्छे हैं, दूसरा नहीं है। और फिर अब क्या हो, उन्हीं के साथ उन्हीं तरीके के लोग जुड़ के क्या हो जाए, एक ग्रुप इधर फॉर्म कर लें और एक ग्रुप इधर फॉर्म कर लें। तो जब इस तरीके से दो चीज फॉर्म हो गए तो उनको कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइज्ड हो जाना चीजों को, यानी कि ऐसा दो पोल फॉर्म हो जाना। तो यहां पर भी वही चीज है, डाई। डाई का मतलब है दो पोल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां पर किस चीज के फॉर्म हो रहे हैं, चार्जेस के। तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हों कुछ डिस्टेंस पे तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं डाइपोल। और इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है, जो कि होता है अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है तो वो डिफाइंड होता है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइदर चार्ज। ठीक है, प्लस माइनस हमें नहीं लेना क्योंकि दोनों सेम है, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो Q और जितना यहां पर है L उसको ले लेते हैं, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम -Q टू +Q। इस तरीके से इसकी जो क्या कहेंगे डायरेक्शन है वो डिफाइंड होती है। तो अगर हम लोग ये कहें कि माइनस वाला इधर ले लें और प्लस वाला इधर, क्यों लिया अभी समझ पे आ जाएगा। प्लस वाला इधर ले लिया और माइनस वाला इस तरफ। तो अगर इसको x डायरेक्शन ऐसे माने, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर मान लें x कैप। क्या मान लें, यूनिट वेक्टर x कैप या फिर आई कैप, जो कि हम लोग का डिफाइंड होता ही x डायरेक्शन में। तो यहां पर जो इसकी डायरेक्शन है वो निकल के आ जाएगी आई कैप। तो QL हो गया इसका मैग्नीट्यूड डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का, और I हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, और इसी जगह पर क्या होता, अगर जैसे कि पहले था कि माइनस इधर होता और प्लस इधर होता, तो यहां पर ये जो I आया उसकी जगह पे आ जाता -I, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को बताना होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइंड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डिफाइंड है किधर से किधर, -Q से +Q की तरफ। क्लियर। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर हम लोग के पास ऐसा एक डाइपोल रखा हुआ है जिसपे कि इस तरफ हम लोग का निगेटिव है और इस तरफ ऐसे पॉजिटिव है, तो इसको मैं इतना बड़ा ना बनाकर क्या करूं, ऐसा फॉर्म कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये माइनस और ये प्लस, और इनमें जो चार्ज है वो है -Q और ये +Q। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर बोलूं, तो उसको हम लोग अगर सेंटर से कहें कि अगर इसकी डिस्टेंस r है, कितनी है, डिस्टेंस r है, और यहां पर एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो इसको, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस जगह पर दो डायरेक्शन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक हो जाएगी इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो कि रेडियस के अलोंग थी उसको हम लोग नाम दे सकते हैं ER, और इसको कह सकते हैं E थीटा मतलब यहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और ये हो गई हम लोग की रेडियल डायरेक्शन में। तो जो E थीटा हम लोग का कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बराबर होता है 2K मतलब 1/4πε0, और P मतलब यहाँ पर है डाइपोल मोमेंट, जो कि यहाँ से अगर हम लोग को पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस L है तो ये हो जाएगा QL। तो 2KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R3, ये होती है डाइपोल मोमेंट की इस टेंजेंशियल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर रेडियल डायरेक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो निकल के आ जाएगी K वही 1/4πε0, और ये निकल के आ जाएगी साइन थीटा अपॉन R3।
इतना समझ पे आया? अब अगर हम लोग ये देखें कि इस जगह पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर E निकालना है तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो ई आर स्क्वायर और प्लस जब ई थीटा स्क्वायर करेंगे तो ई जो टोटल हम लोग का निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैसे निकल कर आया? आप इसको एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके और साथ ही साथ एल्जेब्रा यूज करके इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इस पे कि जो ये डाइपोल हम लोग ने फॉर्म किया है, अगर इसके इस इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो कि कितनी होगी, ठीक है, इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके लिए इस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो ये जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब ये पॉइंट इधर आएगा तो थीटा बढ़ेगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 90 मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो जाएगा ये 0 अंडर रूट पे 1, तो ये बच के आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। और एक्सियल पॉइंट पर अगर इस जगह पर कहीं पे हम लोग को देखना होता तो ये जो पॉइंट होता है जब इधर होता तो ये जो थीटा है वो कितना हो जाता है 0। तो 0 मतलब इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है यहां पर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 4 2 निकल के आ जाता। तो एक्सियल डायरेक्शन पे जो ये निकल के आता वो आ जाता 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ध्यान रखिएगा जो के है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि ये निकल के आ जाएगी इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना हो कि कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर अगर हम लोग को फाइंड करना हो, पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो वो पोटेंशियल होगा कितना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आ जाता है हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पॉइंट P। ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हम लोग की वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग को 2 अलग अलग डायरेक्शन में निकाल के उसका रिजल्टेंट निकालना होता है, ठीक है। और जब इसका जैसे थीटा फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा, या तो थीटा हम लोग को गिवन होगा, ठीक है, तो उसी से हम लोग चीज़ें निकालेंगे। बट अगर फिर भी हम लोग को कहीं पर दे दिया जाए कि ई थीटा जो है हम लोग का वो कंपोनेंट इतना है और ई आर इतना है, तो वो निकल कर आ जाएगा हम लोग का इस तरीके से कि देखिए ये जो यहाँ पर थीटा है वो कैसे किसके बराबर होगा। ये अगर हम लोग इसको देखें कि ये वाली लाइन ऐसे है, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे है और इस पे जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है वो इस जगह पर है, तो यहाँ पर ये जो थीटा फॉर्म होगा वो इस जगह ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे फॉर्म होगा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको अपॉन जो उसका बेस होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हम लोग का थीटा निकल कर आ जाएगा। क्लियर? ये चीज हम लोग को ध्यान देनी होती है। अब इस पे बात आती है कि जैसे ये पोटेंशियल क्या था कि पोटेंशियल ये है, तो पोटेंशियल क्योंकि हम लोग का स्केलर फंक्शन है तो उसकी वजह से हम लोग के पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है और उससे इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आर और थीटा दोनों हम लोग के पास डिफाइंड है। आर सेंटर से कितने डिस्टेंस है वो देखेगा और थीटा कौन से डायरेक्शन है वो देखेगा, और उससे हम लोग की सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। तो अभी इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें, ठीक है, तो डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो इस एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे 2 केस हम लोग के पास आएंगे। एक तो आएगा जब हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन दोनों केस में ये जो डाइपोल है वो कैसे बिहेव करेगा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला समझते हैं यूनिफॉर्म में। तो अगर एक ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो डाइपोल रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है, अगर इधर माइनस और ये प्लस, ठीक है,
ये ऐसे प्लस और ये इधर माइनस। तो हो क्या रहा है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, तो चार्ज तो इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। और दोनों में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू ई और क्यू ई ही होगा। और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर है क्योंकि माइनस यहां पर आएगा, ठीक है, माइनस बता रहा है, वो उसका डायरेक्शन इधर है। तो इसकी वजह से होगा क्या, इस डाइपोल में, ये जो यहां पर डाइपोल है उसमें एक्ट होगा एक कपल, और उस कपल की वजह से ये वाला जो डाइपोल है वो रोटेट कर जाएगा, और रोटेट कर कर वो जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इधर आने की कोशिश करेगा, इस जगह पर ऐसे इधर आने की कोशिश करेगा, निगेटिव वाला चार्ज इस तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपनी पोजीशन को इस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो ये जो होता है हम लोग का इस तरीके से, इसमें क्या हो रहा है, उस कपल की वजह से टॉर्क, मतलब कपल एक तरीके से टॉर्क ही होता है हम लोग का, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस पे, तो उस केस पे हम लोग का कपल एक्ट होता है और वो ऐसे रोटेट कर जाता है। और देखिए अगर हम इस पे बात करें कि टोटल फोर्स इस पे कितना एक्ट हो रहा है, तो टोटल फोर्स अगर इस पूरे की बात करें तो वो हो रहा है 0। कैसे, इस पे ये प्लस क्यू ही हो रहा है और इस पे माइनस क्यू ही हो रहा है इस तरफ, तो यहां पर जो टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 0। बट उस पे एक टॉर्क एक्ट हो रहा है, और वो टॉर्क जो होता है वो एक्ट होता है PE साइन थीटा, ठीक है। यहां पर थीटा क्या है, थीटा है यहां पर ये एंगल, ऐसे ये वाला एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है। तो ये जो यहां पर निकल के आया ये क्या है, P है इसका डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये साइन थीटा, यहां पर थीटा वाला जो हम लोग का साइन कंपोनेंट लेंगे वो निकल कर आ जाएगा। अगर इसी के हम लोग बात करें कि इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि टॉर्क हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो हो जाएगा ऐसा P क्रॉस E, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखनी चीजें, और इसका यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो निकल के आ गया क्या हम लोग के पास कि जो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाए जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, तो उस पर जो टोटल फोर्स एक्ट होगा वो 0 होगा, टॉर्क एक्ट होगा, और उसका अगर बात करी जाए वेक्टर फॉर्म में तो वो इतना निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि अगर ये रोटेट कर रहा है यहाँ पर, तो अगर ये इधर आने की कोशिश कर रहा है और मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको वापस ऐसे धक्का दे दूं, मतलब कि इस तरफ से इस तरफ इसको ऐसे धक्का दे दूं, जब ये इस पोजीशन में तो इधर से इधर धक्का दे दूं, तो इसमें क्या होगा, इस पे स्टोर होगी एक एनर्जी, ठीक है। क्या स्टोर होगी, एनर्जी, जिसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वो निकल के आ जाएगा हम लोग का U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। इतनी हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर होगी। और अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात की जाए, ये भले ही वेक्टर नहीं है बट ये तो दो हम लोग के पास वेक्टर है, तो वो हो जाएगा हम लोग का क्या, P डॉट E, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, P डॉट E, ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आंसर हम लोग का ऐसा निकल कर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग का कि ये जो डाइपोल है उसको हम लोग को किस पे प्लेस करना है, उसको प्लेस करना है हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें आएंगी क्या, कौन कौन सी चीजें वो आएंगी, देखिए जो फोर्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फंक्शन ऑफ XYZ होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ XYZ, या फिर कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन ऑफ R होगा, उस केस में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट होगा। उसकी वजह से जो फाइनल उस पर फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो 0 एक्ट नहीं हो रहा होगा, यानी कि कुछ उस पर फोर्स एक्ट होगा। क्लियर। तो उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अब आगे अगर देखें कि टॉर्क उस पर कितना एक्ट होगा, अगर हमें वो निकालना है तो ऐसे हम लोग टॉर्क उस पर नहीं निकाल सकते। क्यों, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हम लोग के इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है जो कि कपल को क्रिएट करे। तो जब कपल नहीं होगा और ये हम लोग का किसी एक्सिस पे फिक्स्ड नहीं है तो हम लोग इसको
टॉर्क इस पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब टॉर्क तो एक्ट होगा बट ऐसे हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके लिए फिर हमें दूसरी चीज़ें लगानी होंगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस रह गया, यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई। अब तो अगर हम लोग को बताना है कि कितना फोर्स होगा, फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा, बट कितना फोर्स होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को कि F इज इक्वल टू हो जाएगा D/dr, और यहाँ पर आ जाएगा PE और R कैप। ठीक है, और ये PE कैसे निकल के आएगा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फंक्शन है। उन दोनों का हम लोग जब प्रोडक्ट लेंगे तो हम लोग फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। जैसे FR हम लोग का क्या हो, ये जो फंक्शन है किसका, मतलब FR फंक्शन है, E को बता रहा है वो, तो E जो है वो FR के फॉर्म पे ऐसा दिया होगा, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर कितना फोर्स है वो निकाल लेंगे। क्लियर। और इसका इस केस पे जो पोटेंशियल हम लोग की एनर्जी होगी वो भी कितनी होगी, यहाँ पर ऐसे माइनस P.E ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि जो हम लोग का डाइपोल है उसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या क्या हम लोग के पास रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है हम लोग के पास कंडक्टर की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डाइपोल हो गया, अब बात आती है कंडक्टर की कि कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, कंडक्टर से मतलब है हम लोग का कोई ऐसी बॉडी जिसमें कि अगर हम लोग कोई चार्ज पुट करें तो वो चार्ज इस पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कितनी हो, जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है वो जीरो कब होती है, जब वो हम लोग का कंडक्टर कैसा हो, आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर हो, मतलब चार्ज हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो ही रहेगी, भले ही उस पर बाहर चार्ज होंगे बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। तो ये प्लस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर जब होगा हम लोग का तो ये निकल कर ऐसे आ जाएगा कि जो अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो वहां पर जीरो होगा। अब इस पे देखते हैं आगे कि ये जो कंडक्टर है, ठीक है, अगर हम लोग का कैसा हो, इस पे हम लोग को फाइंड करना हो पोटेंशियल। ये तो हम लोग ने समझ लिया कि अगर एक कंडक्टर है जो कि ऐसा पूरा 3D शेप का है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को हमेशा कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी अगर वो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है। बट अगर हम लोग उसके पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल हम लोग का जो निकल के आता है वो इस तरीके से निकल के आता है कि जैसे कि एक हम लोग का स्फीयर है और इस पे हम लोग 3 रीजन कंसीडर कर लें, एक सरफेस, एक अंदर और एक बाहर। तो यहाँ पर ये अगर इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 यहाँ पर कहीं पॉइंट मान लिया, तो इसका जो पोटेंशियल निकल कर आएगा वो निकल के आएगा कि ये जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा सरफेस में, उतना ही पोटेंशियल होगा अंदर भी किसी भी पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। कैसे? वो निकल के आएगा इस तरीके से कि क्योंकि देखिए ई जो होता है हम लोग का वो होता है -dV/dr। ठीक है, -dV/dr। तो यहां पर जब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको मैं दूसरे फॉर्म पे लिखना चाहूं तो ये इसको लिखा जा सकता है ΔV/ΔR, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको अगर हटा दें तो ज्यादा समझ पे आएगा। डेल्टा यहाँ पर क्या है हम लोग का, ये चेंज बता रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये जो डेल्टा आ रहा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये कांस्टेंट के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग का होगा वो हम लोग का जीरो होगा, बट जो पोटेंशियल निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा हम लोग का, कि किसी भी पॉइंट पर हम लोग का जो अंदर पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह अगर इस फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हम लोग को मिल जाएगा कि ΔV जीरो के बराबर, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा ये कांस्टेंट। ठीक है, तो V जो हो गया वो हो गया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट से ये निकल के बात आई कि जो पोटेंशियल इसके सरफेस में होगा वही पोटेंशियल इस चार्ज के अंदर होगा। तो इसके लिए हम ये मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो इस पे अगर टोटल Q है, ठीक है, तो वो हो गया सरफेस पे 1/4πε0 Q/R, अगर इसका रेडियस R है, और इतना ही होगा इसके अंदर कहीं पर भी। ठीक है, इसके अंदर कहीं पर भी अगर हम लोग देखें तो इतना ही
इसके पोटेंशियल होगा अंदर, ठीक है, V इनसाइड। और अगर बाहर की बात करें तो अब ये जो पूरा है यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे डिस्टेंस r, और ये हो जाएगा V आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, V आउट। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये कुछ बनेगा ऐसे कि डिस्टेंस r इक्वल टू R तक जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर ऐसे डिक्रीज होना चालू हो रहा है, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल हम लोग का, और ये इधर हो गया R कि वो R कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। फिर जो ये था वो क्या था हम लोग का आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, उसके लिए सारे हम लोग के रिजल्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिव स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिव पढ़ेंगे इसको, यहां पर ये VE हो जाएगा, नॉट नॉन कंडक्टिव, कंडक्टिविटी की बात नहीं हो रही यहां पर, नॉन कंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिव स्फीयर वो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स होंगे जैसे कि इसके होंगे। कैसे, क्या इस पे लिखा है हॉलो, हॉलो मतलब अंदर खाली, जैसे कि कंडक्टर भरा हो चाहे खाली, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके जो चार्जेस होते हैं वो बाहर ही होते हैं। तो एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो सरफेस में है, तो अंदर कुछ भी नहीं है। यानी हॉलो अगर हम लोग माने और यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिव स्फीयर भी हो तो भी उसके लिए रिजल्ट जो होंगे वो सेम होंगे जैसे कि हम लोग के अभी हम लोग ने इस चीज के लिए पढ़े। क्लियर। तो ये चीज़ें हम लोग को इनसे रिलेटेड ध्यान रखनी है। अब जो इसका जो हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, कंडक्टर्स की और प्रॉपर्टी को जानेंगे और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक कैपेसिटर जो है उससे जेईई मेन में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है हम लोग का। उस पूरे कैपेसिटर को पढ़ने के लिए अभी तक हम लोग ने अपना बेस डेवलप कर लिया है, अब जाकर वहाँ हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर कैपेसिटेंस इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपकी अगर कोई मैंने कोशिश करी है आपकी सारी क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व करने की कि आपके पास कोई क्वेरी ना रह जाए, बट फिर भी अगर आपके पास है तो साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन पर जाकर आप वहाँ पर क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।